हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और हमारा जो अगला वीडियो है ये प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है और यदि आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर एमपीपीएससी 2024 23 जून 2024 को लेकर टारगेटेड स्टडी की जा रही है। जिन वीडियोस के लिए आपको रिक्वायरमेंट थी, जो टॉपिक्स आपको समझ नहीं आ रहे थे, सिलेबस में जो नए टॉपिक इंट्रोड्यूस हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर वीडियो बनाकर आपको अपलोड करवा के पढ़ाई करवाई जा रही है। तो आप यदि टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो अभी जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है और अपनी तैयारी को बहुत मजबूत कीजिए। यहाँ से हमारा जो अगला पार्ट है इसमें हम आगे के जो बिंदु है उसको कवर करेंगे और इसी वीडियो में सारी चीज़ें आपको याद हो जानी है। तो आप यहाँ पे प्लीज़ कंटिन्यू करें। हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राकृत भाषा से हमको पढ़ना था, तो ये प्रश्न बन सकता है कि प्राकृत भाषा का समय कहाँ तक था। तो इसका जो प्रचलन काल था 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक था। ठीक है, यहाँ ईसा पूर्व मतलब बीसी की बात हो रही है और ईस्वी मतलब एडी की बात हो रही है। तो बीसी से लेकर एडी तक इसका प्रचलन काल था। ठीक है, तो प्रचलन काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व सन तक। और ये किसका प्राचीन रूप है? भारतीय आर्य भाषा का। प्राकृत भाषा भारतीय आर्य भाषा का प्राकृत रूप है। अगला प्रकारों की बात करते हैं तो प्राकृत भाषा के 4 प्रकार है। ये देखिए 4 प्रकार दिए। पहला है अर्धमागधी प्राकृत, दूसरा पैशाची प्राकृत, तीसरा सौरसेनी प्राकृत, चौथा महाराष्ट्री प्राकृत। अर्धमागधी प्राकृत में क्या होता है? मगध क्षेत्र में प्रचलित जैन एवं बौद्ध साहित्य की रचना हुई। कैसे याद रखना है? अर्धमागधी बोला है, मागधी से मगध याद आ रहा है। ठीक है, मगध क्षेत्र में प्रचलित है और इसमें जैन और बौद्ध साहित्य की रचना हुई है। उसके बाद पैशाची प्राकृत, भारत के पश्चिमोत्तर प्राकृत में, पै से पश्चिमोत्तर भाग में पैशाची प्राकृत। अर्धमागधी जो है मगध क्षेत्र में और जैन और बौद्ध साहित्य की रचना इसी प्रकार की प्राकृत भाषा में हुई है। सौरसेनी प्राकृत जो मथुरा है और मध्य भारत का क्षेत्र है उसमें ये प्रचलित है। ब्रज भाषा का विकास हुआ है इसी से। तो प्रश्न बन जाए कि ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? तो सौरसेनी प्राकृत से। और पैशाची प्राकृत किस भाग में है? पश्चिमोत्तर भाग में है। अर्धमागधी प्राकृत का है मगध के क्षेत्र में, जिसमें क्या है? जैन और बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई है। ठीक है, अगला है महाराष्ट्री प्राकृत, महाराष्ट्र क्षेत्र में प्रचलित प्राकृत भाषा है। ये सभी प्राकृत भाषा के ही प्रकार देख रहे हैं और इसमें ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी प्राकृत से हुआ है। ये आपको याद रखना है क्योंकि कहीं ना कहीं जो सिलेबस में यूनिट 2 है मध्य प्रदेश की का इतिहास संस्कृति साहित्य, उसमें भी बोलियाँ दी गई है। तो यहाँ का जो कंटेंट है वहाँ पे भी प्रश्न बना सकता है। लिपि की बात करेंगे तो भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों या वर्णों का उपयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। भारतीय परंपरा में लिपि के आविष्कार का श्रेय ब्रह्मा को दिया जाता है। ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपियों के नाम ललित विस्तार नामक बौद्ध ग्रंथ में मिलते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये बनेगा कि जो भारत है, भारत की परंपरा में लिपि का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो ब्रह्मा को। लिपि क्या है? तो भाषा को लिखने के लिए जिन वर्णों का उपयोग किया जाता है वो लिपि है। उसके बाद में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि है, इसके नाम का वर्णन कहाँ है? तो ललित विस्तार नामक ग्रंथ में। और ये ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध ग्रंथ। यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है, क्या बन सकता है प्रश्न कि ललित विस्तार किस धर्म का ग्रंथ है? तो बौद्ध ग्रंथ है। और ललित विस्तार में क्या बताया है? ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों के नामों का वर्णन मिलता है। ब्राह्मी लिपि की बात करते हैं। ब्राह्मी लिपि प्राचीनतम भारतीय लिपि है। देवनागरी, दक्षिण एशियाई, दक्षिण पूर्वी एशियाई, तिब्बती तथा कोरियाई लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह लिपि सर्वप्रथम सामान्यतः बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है और सर्वप्रथम 1937 में जेम्स प्रिंसेप ने इस लिपि को पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने सांची के स्तूप पर अंकित ब्राह्मी लिपि के दान शब्द को पढ़ा था। प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न जो सबसे ज़्यादा संभावना है, हमको ये पता है सांची के स्तूप के बारे में पता है कि सांची के स्तूप पर जो लिखा हुआ है वो जिस लिपि में है, ये किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो सबसे पहले कौन सा शब्द उनने पढ़ा था? तो दान शब्द पढ़ा था। इसका वर्णन बहुत कम किताबों में मिलता है। आप इसको याद रखना कि जेम्स प्रिंसेप ने सांची के स्तूप पर जो अंकित ब्राह्मी लिपि है उसके दान शब्द को पढ़ा था। 2-3 प्रश्न बन जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न ये बन जाएगा कि जो सांची का स्तूप है, एक सेकेंड, सांची का स्तूप है वो किस लिपि में उसमें लिखा गया है? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और उस लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। सबसे पहला कौन सा शब्द पढ़ा था? दान शब्द। उसके बाद जो ब्राह्मी लिपि है उसको जेम्स प्रिंसेप ने तो पढ़ा, लेकिन किस वर्ष? 1937 में। इस तरह से याद रखना कि जो जेम्स प्रिंसेप थे 37 साल के थे और उन्होंने सांची के स्तूप पे जो अंकित ब्राह्मी लिपि है उसके दान शब्द को पढ़ा 37 साल की उम्र में। अगला प्रश्न ये बन सकता है कि किस ओर लिखी जाती है? तो बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। ठीक है, बी डी याद रखना। बी के बाद डी आता है, तो ब्राह्मी लिपि को पढ़ा जो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। और क्या याद रखना? देवनागरी, दक्षिण एशियाई, दक्षिण पूर्वी एशियाई, तिब्बती तथा कोरियाई लिपि का विकास इसी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आपको याद करा दिए हैं। उसके बाद आता है खरोष्ठी लिपि का नाम। तो जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, 4वीं शताब्दी BC, 4th BC से लेके 3वीं शताब्दी ईस्वी तक। ठीक है, ईस्वी की बात हो रही है यहाँ पे।
4 BC से 3वीं ईस्वी तक भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रचलित लिपि। और मैंने पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्राकृत भाषा के एक प्रकार को बताया था, पैशाची। गांधार प्रदेश खरोष्ठी लिपि का केंद्र था। प्रश्न बनेगा कि खरोष्ठी लिपि का केंद्र कौन था, तो गांधार प्रदेश था। इस लिपि का उपयोग बैक्ट्रिया तथा कुषाण साम्राज्य के अभिलेखों में किया गया है। खरोष्ठी लिपि को विद्वानों ने इंडो बैक्ट्रियन, गांधारी एवं बैक्ट्रियन आदि नामों से पुकारा है। ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं, DB, ठीक है। ब्राह्मी लिपि को कैसे याद रखना, ब्राह्मी लिपि मतलब B, तो B से D की ओर लिखी जाएगी, मतलब बाएं से दाएं। यदि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है तो फिर जो खरोष्ठी है वो दाएं से बाएं हो जाएगी, ठीक है। ये भी आपको याद हो गया। खरोष्ठी लिपि का केंद्र यदि पूछ ले तो गांधार प्रदेश था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गांधारी भी कहते हैं। इसको इंडो बैक्ट्रियन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो बैक्ट्रिया साम्राज्य था उन्होंने इस लिपि का प्रयोग किया था, और कुषाण साम्राज्य में भी इसके अभिलेखों को देखा गया है। जो सम्राट अशोक है, अशोक के समय भी खरोष्ठी लिपि को देखा गया है। कहाँ कहाँ, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि का उपयोग है। देखिए, जो भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा है ये केवल यूनिट 1 का पार्ट न होकर इतिहास का भी पार्ट है, मध्य प्रदेश के इतिहास का भी पार्ट है। यहाँ से बिल्कुल प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न आए कि सम्राट अशोक के किन अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि को देखा गया है, तो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, है ना। शाह का मान, बाजगढ़ी एक गढ़ था बाज का, वहाँ वो अपना मान रखता था। इस तरह से इसको याद रख लेना। चित्रलिपि, इस लिपि में ध्वनि चिन्हों के स्थान पर भाव चित्रों का उपयोग किया जाता है। भीमबेटका की गुफाओं से प्राचीनतम भाव चित्रात्मक लिपि के उदाहरण मिले हैं। भाव चित्रात्मक लिपि की बात करें तो आपको हड़प्पा सभ्यता भी याद आ रही होंगी, वहाँ की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी। तो इसमें क्या होता है, भाव चित्रात्मक लिपि में ध्वनि चिन्हों के स्थान पर भाव चित्र, जो आपके भाव है उसको चित्रित किया जाता है। और मध्य प्रदेश में रायसेन में जो भीमबेटका की गुफाएं है वहाँ से प्राचीनतम भाव चित्रात्मक लिपि के उदाहरण मिले हैं। तिलगिरी लिपि, इसके बारे में बहुत कम सुना होगा आपने। ये जो ब्राह्मी लिपि है उसका दक्षिणी रूप है। ब्राह्मी लिपि क्या, इसको बाएं से दाएं लिखा जाता है, ठीक है। इसका दक्षिणी रूप क्या कहलाता है, तिलगिरी लिपि। इस लिपि का प्रयोग कन्नड़, तुलु और संस्कृत भाषा को लिखने में किया जाता है। कन्नड़ भाषी लोग इस तिलगिरी तथा तुलु भाषी लोग तुलु लिपि के नाम से जानते हैं। तिलगिरी लिपि को तुलु लिपि भी कहते हैं। अगला देखिए, अगला है देवनागरी लिपि। इसमें क्या रखना है, देवनागरी लिपि में संस्कृत भाषा की लिपि माना जाता है देवनागरी लिपि को। अभी तक हमने ब्राह्मी लिपि पढ़ लिया है, खरोष्ठी लिपि पढ़ लिया है, तुलगुरी लिपि पढ़ लिया है, देवनागरी लिपि पढ़ लिया है, भाषाओं में उधर प्राकृत भाषा पढ़ लिया था। ब्राह्मी लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता है, खरोष्ठी लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता है, तुलगुरी लिपि को तुल्यु लिपि भी कहते हैं, दक्षिण भारत से संबंधित है, और जो देवनागरी लिपि है संस्कृत भाषा की लिपि है। अगला फैक्ट देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा है कि यह एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह का उपयोग करते हैं इसमें, और सक्षम और पूर्ण लिपि मानी जाती है, ठीक है। कौन सी लिपि, देवनागरी लिपि। ये देखिए, देवनागरी लिपि के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें क्या है, एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह, जैसे आपने द बोला तो एक चिन्ह द, ये बन गया, और ये सक्षम और पूर्ण लिपि मानी जाती है। इसमें सिर दर्द नहीं होता, सिर पे डंडा मारने की जरूरत नहीं होती कि लिपि है फिर सीखो फिर पढ़ो। तो देवनागरी लिपि संपूर्ण भी है और सरल भी है और सक्षम भी है। उसके बाद अगला है प्राचीन भारतीय शिक्षा का स्वरूप। देखिए, प्राचीन भारतीय शिक्षा का स्वरूप, तो हमारी जो प्राचीन भारतीय शिक्षा है इसका स्वरूप कैसा था, रूप क्या था, इसकी अवधारणा क्या थी, किन बातों को वहाँ महत्व दिया जाता था, किन शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई थी, इन सब के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको। प्राचीन भारतीय परंपरा में व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा आवश्यक मानी जाती थी। तब ऐसा माना जाता था कि यदि व्यक्ति है और उसका सर्वांगीण विकास करना है तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। भगवद गीता में ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। प्रश्न बन सकता है कि भगवद गीता में किसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, भक्ति को, मुक्ति को, मोक्ष को या ज्ञान को। बिल्कुल प्रश्न बन सकता है। तो भगवद गीता में ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ऋग्वेद में शिक्षा की 2 पद्धतियाँ उल्लेखित है, दृश्य तथा श्रवण। भक्ति 3 प्रकार की होती है, दृश्य भक्ति, दर्शन करके, श्रवण करके और चिंतन करके। इस तरह भक्ति के 3 प्रकार होते हैं। तो शिक्षा की यदि बात करें तो ऋग्वेद में 2 पद्धतियों का उल्लेख है, एक तो दृश्य और दूसरा श्रवण। अगला है उपनिषदों में शिक्षा को आत्मसात करने के 3 चरण बताए गए हैं, श्रवण, मनन, निध्यासन, ठीक है। प्रश्न क्या बनेगा, पहला प्रश्न बनेगा कि भगवद गीता में किसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, तो ज्ञान को। दूसरा प्रश्न, शिक्षा की 2 पद्धतियों का वर्णन जो दृश्य है, श्रवण है, किसमें उल्लेखित है, तो ऋग्वेद में उल्लेखित है। शिक्षा को आत्मसात करने के 3 चरण किसमें बताए हैं, उपनिषद में बताए हैं। कौन कौन से हैं, श्रवण है, मनन है और निध्यासन है, ये 3 चरण है। एक चौथा विकल्प भी देके कन्फ्यूज किया जा सकता है। तैत्तिरीय संहिता में उल्लेखित है कि ब्रह्मचर्य द्वारा व्यक्ति ऋषि ऋण अथवा संस्कृति यज्ञ द्वारा देव ऋण से मुक्त होता है तथा संतान प्रजनन द्वारा पितृ ऋण से। ऐसा माना जाता है कि
वैसे तो ये देखें तो 3 ऋण जो हम पढ़ते हैं, तो उसमें देव ऋण मतलब भगवान वाले ऋण से कब मुक्त होगा? जब आप यज्ञ करोगे संस्कृति के अनुरूप। जब आप भगवान के लिए यज्ञ करोगे तो देव ऋण से मुक्त हो जाओगे। जब आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करोगे प्रजनन प्रक्रिया द्वारा तो आप किससे? पितृ ऋण से मुक्त हो जाओगे। और यदि आप ब्रह्मचर्य रखते हो तो आप ऋषि ऋण से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, तो ये सब वर्णन तैत्तिरीय संहिता में किया गया है। फिर चीनी यात्री की बात की है। जो चीनी यात्री हेनसोंग है उसने बच्चों की आरंभिक शिक्षा का सिद्धम चंग से प्रारंभ होना बताया गया है, जो सिद्ध सफलता का द्योतक था। सिद्धम की समाप्ति के पश्चात 7वें वर्ष पंच विद्याओं का अध्ययन कराया जाता था। इत्सिंग ने भी बालकों की प्रारंभिक शिक्षा सिद्धि रस्तु नामक पुस्तक से मानी है, जिसमें वर्णमाला, स्वर और व्यंजन का विनियोग है। प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न ऐसे बनेगा यहाँ पर कि सिद्धम चंग से शिक्षा का आरंभ किसने कहा है? तो चंग से चीनी यात्री कौन था? हेनसोंग। तो सिद्धम चंग से शिक्षा का आरंभ होना हेनसोंग ने बताया है। और सिद्धम की समाप्ति है, सिद्धम की समाप्ति हो गई। उसके बाद जो 7वें वर्ष है उन्हें पंच विद्याओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ 10 विद्याओं की बात नहीं की गई, ना ही सप्तम विद्याओं की, ना ही 12 विद्याओं की, यहाँ पंच विद्याओं की बात की गई है। तो जो सिद्धम है उसकी समाप्ति के 7वें वर्ष, यहाँ SSS आ रहा है। सिद्धम की समाप्ति के 7वें वर्ष क्या किया जाता था? उन्हें पंच विद्याओं का अध्ययन कराया जाता था। इत्सिंग ने भी बालकों की प्रारंभिक शिक्षा सिद्धि रस्तु नामक पुस्तक से बताई है। इस पुस्तक में क्या वर्णन है? वर्णमाला, स्वर और व्यंजन का विनियोग है। प्रश्न ये बनेगा कि वर्णमाला, स्वर और व्यंजन का विनियोग किस पुस्तक में है? सिद्धि रस्तु। किसने बताया था? इत्सिंग ने बताया था। हेनसोंग ने क्या बताया था? कि सिद्धम चंग से विद्या प्रारंभ होती थी और उसकी समाप्ति के 7वें वर्ष पश्चात उसे पंच विद्याओं का अध्ययन कराया जाता था। ठीक है, अगला देख लीजिए। अगला है चित्रकूट में वाल्मीकि का आश्रम था, जो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित था। महर्षि अगस्त्य का आश्रम दंडकारण्य में स्थित है। सीधा प्रश्न बनेगा, क्या बनेगा? प्रश्न ये बनेगा, वाल्मीकि का आश्रम कहाँ है? चित्रकूट में। किस नदी के तट पर है? मंदाकिनी नदी के तट पर है। महर्षि अगस्त्य का आश्रम कहाँ है? दंडकारण्य में। ठीक है। महर्षि कण्व, इनका आश्रम मालिनी नदी के तट पर स्थित था, जो ज्ञान गरिमा से संपृक्त था। सबसे पहला प्रश्न, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम चित्रकूट में किस नदी के तट पर? मंदाकिनी नदी के तट पर। महर्षि अगस्त्य का आश्रम दंडकारण्य में। और महर्षि कण्व का आश्रम मालिनी नदी के तट पर। ठीक है। कण्व से कन्या का नाम क्या था? मालिनी। इस तरह से आपको याद रखना। तो महर्षि कण्व का आश्रम मालिनी नदी के तट पर था। महर्षि व्यास का आश्रम हिमालय पर्वत पर अवस्थित था। व्यास नदी कहाँ से बहती है? हिमालय जो क्षेत्र है, जो पंच सप्त गंगा जिसे कहा जाता था, उसमें सरस्वती विलुप्त हो गई है, और जो सिंधु, झेलम, व्यास, रावी, सतलज है, तो व्यास नदी कहाँ बहती? हिमालय क्षेत्र से। तो व्यास का आश्रम हिमालय पर्वत पे है। उनके निर्देशन में सुमंतु, वैशम्पायन, जैमिनी आदि विद्वान वेदों का अध्ययन करते थे। तो कौन कौन से विद्वान थे? उनके मार्गदर्शन में जैमिनी थे, वैशम्पायन थे और सुमंतु थे। ठीक है। उसके बाद नैमिषारण्य में महर्षि शौनक का आश्रम था, जहाँ विद्यार्थियों का अध्ययन काल का सत्र 12 वर्षों का था। महर्षि शौनक, यहाँ शौ में डबल ओ की मात्रा और यहाँ नेमी में भी है, तो 12 वर्षों का ये इनके सिद्धांत जो भी शिक्षा दीक्षा देते थे उसका काल हुआ करता था। हरिद्वार, गंगाद्वार को हरिद्वार कहते हैं, में ब्रह्मर्षि भारद्वाज का आश्रम था, जहाँ विभिन्न वेदांगों और शास्त्रों का ज्ञान छात्रों को प्रदान किया जाता था। इसी आश्रम में महाराज ध्रुपद और द्रोणाचार्य ने साथ साथ शिक्षा ग्रहण की थी। प्रश्न ये बनेगा कि महर्षि भारद्वाज का आश्रम कहाँ था? गंगाद्वार या हरिद्वार में था। महर्षि व्यास का आश्रम कहाँ था? हिमालय में था। अगस्त्य का आश्रम कहाँ था? दंडकारण्य में था। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ था? चित्रकूट में था, मंदाकिनी नदी के तट पर। ठीक है। महेंद्र पर्वत पर परशुराम का आश्रम स्थित था, जहाँ विद्याओं के अतिरिक्त युद्ध कौशल का भी ज्ञान कराया जाता था। ऐसा कौन सा आश्रम था, ऐसे कौन से गुरु थे जो शिक्षा दीक्षा के अलावा युद्ध कौशल में भी निपुण कराया करते थे? तो महर्षि परशुराम जी जो थे, और इनका आश्रम महेंद्र पर्वत पर था। मुनि दुर्वासा के आश्रम में 10,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। दुर्वासा से 10 याद रखना है। विष्णु पुराण में वर्णित है कि कृष्ण तथा बलराम ने सांदीपनि ऋषि के आश्रम में रहकर ज्ञानार्जन किया। और ये सांदीपनि आश्रम का है, उज्जैन में है। हमको तो ये पता है भगवान कृष्ण और भगवान बलराम ने यहाँ रहकर शिक्षा दीक्षा अर्जित की, लेकिन याद ये रखना है कि इसका वर्णन किस में है? तो विष्णु पुराण में है। ठीक है। वैदिक विद्याओं को चरण कहते थे, उसमें स्त्रियाँ भी पढ़ती थी। स्त्रियों के लिए छात्रावास छात्रीशालाएँ कहलाते थे। ठीक है। जो स्त्रियों के लिए जो भी हॉस्टल्स रहते थे वो। तो प्राचीन काल में एक वेद का अध्ययन 12 वर्ष तक करना होता था। प्राचीन काल में 12, 24, 36, 48 वर्ष की आयु तक अध्ययन करने वाले विद्यार्थी क्रमशः स्नातक, वसु, रुद्र और आदित्य कहलाते थे। प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न ये बनेगा कि 12 साल तक जो विद्यार्जन करते थे उनको क्या कहते हैं? स्नातक। ठीक है। जो 24 साल तक वसु, ऐसे याद रखना, 12 साल तक ग्रेजुएशन हो जाता था। 24 साल में शादी ब्याह करके आप अपना घर बसा लेते थे, तो वसु। 36 साल में रुद्र, मतलब
रौद्र रूप धारण कर लेते थे, पारिवारिक जिम्मेदारी आप ठीक से नहीं निभा पा रहे इसलिए। और 48 वर्ष की आयु में आदित्य कहलाते थे, है ना। आदि, भाई अब तो ये चीज़ें पुरानी हो गई, इस तरह याद रखना। वैदिक काल में शिक्षा 2 प्रकार की होती थी, एक तो प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी उच्च शिक्षा। आगे देख लेते हैं इसमें। प्रारंभिक शिक्षा के बारे में क्या दिया है, तो प्रारंभिक शिक्षा परिवार के द्वारा दी जाती थी, जिसकी शुरुआत विद्यारंभ संस्कार से होती थी। विद्यारंभ संस्कार में गुरु के समीप ले जाकर शिशु को अक्षर ज्ञान कराया जाता था। ये गुरु सामान्यतः पुरोहित होते थे। इस विधि में बालक की अनामिका अंगुली से चावल के दाने पर वर्णमाला के किसी एक अक्षर को लिखवाया जाता था, जिसके बाद बालक का विद्यार्जन का कार्य आरंभ हो जाता था। छात्रों के नाम आचार्य के नाम के अनुसार होते थे, जैसे पाणिनि के छात्र पाणिनीय कहलाते थे। प्रश्न क्या बनेगा और याद क्या रखना है, पहला प्रश्न ये बनेगा कि जो प्रारंभिक शिक्षा है कौन दिलाता था, परिवार ही प्रारंभिक शिक्षा देते थे। और इसकी शुरुआत किससे होती थी, विद्यारंभ संस्कार से शुरू होती थी। और जो छात्रों के नाम है वो गुरु के नाम के आधार पर होते थे, जैसे जो पाणिनि जी है उनके छात्र का नाम पाणिनि है। उसके बाद यह है कि विद्यारंभ संस्कार में क्या होता था, गुरु के पास ले जाते थे और शिशु को अक्षर ज्ञान कराया जाता था। तो जो अनामिका उंगली थी, पूछ सकते हैं किस उंगली से लिखवाया जाता था, तो अनामिका उंगली से लिखवाया जाता था। किसके दानों पर, तो चावल के दानों पर। क्या लिखवाया जाता था, वर्णमाला के किसी भी एक अक्षर को लिखवाया जाता था, जिसके बाद माना जाता था कि उस बालक का विद्यारंभ जो संस्कार है वो आरंभ हो गया है। उच्च शिक्षा की बात करें तो गुरुकुल आश्रम में जाने के लिए बालक का उपनयन संस्कार कराया जाता था, जिसके अंतर्गत बालक यज्ञोपवीत जनेऊ धारण कर ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था। प्राचीन काल में यज्ञोपवीत संस्कार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का वर्णन है, मतलब शूद्रों का वर्णन नहीं है। उच्च शिक्षा के लिए शूद्रों का इसमें वर्णन नहीं है। ब्राह्मण के लिए उपनयन की आयु 8 वर्ष थी, क्षत्रिय के लिए 10 वर्ष और वैश्य के लिए 11-12 वर्ष। अब इसमें उम्र को भी डिफाइन कर दिया था। मनुस्मृति में कहा गया है कि उपनयन संस्कार के पश्चात विद्यार्थी का दूसरा जन्म होता है। गायत्री उसकी माता और आचार्य उसके पिता होते हैं, और उपनयन के पश्चात बालक छात्र कहलाता है। अच्छा, उच्च शिक्षा में क्या याद रखना है, उच्च शिक्षा में ये याद रखना है कि बच्चे को गुरुकुल ले जाते थे, गुरुकुल आश्रम ले जाते थे, वहाँ उसका उपनयन संस्कार कराते थे और फिर उसको जनेऊ धारण करवाते थे। तो ऐसे करके जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसमें प्रवेश कर जाता था। और जो यज्ञोपवीत संस्कार है जिसमें उसको जनेऊ धारण कराया था, उसमें केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का ही वर्णन है। और इनकी आयु है, जैसे ब्राह्मण है तो 8 वर्ष, क्षत्रिय उसमें 2 जोड़ दो तो 10, वैश्य में 2 जोड़ दो तो 11-12 वर्ष की आयु में ये शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। किस स्मृति में कहा गया है कि गायत्री उसकी माता रहेगी और आचार्य उसके पिता रहेंगे, तो ये मनुस्मृति में कहा गया है। और उपनयन के पश्चात उस बच्चे को क्या कहते थे, उसे छात्र कहते थे। उच्च शिक्षा गुरुकुल के माध्यम से दी जाती थी और प्राचीन काल में गुरुकुल नगरीय क्षेत्र से दूर कहीं शांत क्षेत्र में होता था और गुरुकुल पर केवल गुरु का नियंत्रण होता था। वहाँ पेरेंट्स जो आपके माता पिता है उनका कोई लेना देना नहीं होता था, गुरु ही सर्वे सर्वा होता था, वो ही उस छात्र का सर्वांगीण विकास करता था। उच्च शिक्षा के अंतर्गत बालकों को वेदों का ज्ञान दिया जाता है। किसका ज्ञान दिया जाता है, वेदों का। वेदों की संख्या 4 थी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों के अध्ययन के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया गया था, जैसे एक वेद के अध्ययन के लिए 12 वर्ष, 2 वेदों के अध्ययन के लिए 24 वर्ष, 3 वेदों के अध्ययन के लिए 36 वर्ष और 4 वेदों के अध्ययन के लिए 48 वर्ष। ये समय वहाँ निर्धारित किया गया था। इसके लिए अलग अलग उपाधियां निर्धारित की गई थी। एक वेद के अध्ययन करने वाले को स्नातक, 2 वेदों के अध्ययन करने वाले को बसु, 3 वेदों का जो जानकार है उसको रुद्र और जो 4 वेदों का ज्ञाता है उसे आदित्य। ये ऊपर भी वर्णन किया था, मैंने आपको बताया था। गुरुकुल में विद्यार्थी को 2 प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, एक तो परा और दूसरा अपरा। कितने प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, 2 प्रकार की, एक परा दूसरी अपरा। मुंडकोपनिषद के एक प्रसंग में शौनक ऋषि ने महर्षि अंगिरस को बताया है कि मनुष्य को जानने के लिए 2 विधाएं हैं, परा विद्या तथा अपरा विद्या। ये जो मैंने 2 प्रकार की शिक्षा की बात की, परा और अपरा, इसका वर्णन और कहा है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में एक प्रसंग आता है, उसमें जो शौनक ऋषि है इन्होंने महर्षि अंगिरस को बताया था कि मनुष्य को जानने के लिए 2 ही विधाएं हैं, परा विद्या और अपरा विद्या। परा विद्या का मतलब क्या है, परा विद्या वह है जिसमें लौकिक जगत तथा इंद्रिय विषय के स्थान पर ब्रह्म विद्या जो जगत का मूल कारण है के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है, इसीलिए इसे ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। परा विद्या के माध्यम से परलोक, स्वर्ग आदि के बारे में जाना जा सकता है और इन्हें इस विद्या के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। कथन कारण में कभी पूछ ले या सीधे सीधे लाइन में भी पूछ ले कि परा विद्या में किसका वर्णन होता है, तो परा विद्या जो होती है ना, उसमें अपना जो लौकिक जगत है और जो इंद्रिय ज्ञान है उसके स्थान पर ब्रह्म विद्या। कुल मिलाकर लौकिक जगत मतलब जहाँ हम रह रहे हैं, और ब्रह्म इंद्रिय ज्ञान जो हम 5 इंद्रियों से देखते, सूंघते, स्पर्श करते, महसूस करते, इन ज्ञान के अलावा वे चीज़ें जो हमें नहीं पता है उसके बारे में जानना, ये परा विद्या है, ब्रह्म विद्या है ना। परलोक, स्वर्ग आदि के बारे में इससे जाना जाता है। उसके बाद में दूसरी विद्या के बारे में बात करेंगे तो वो है अपरा विद्या। अपरा विद्या मतलब
वह विद्या जिसके द्वारा इस लोक का नाना प्रकार का ज्ञान, लोगों की स्थिति, सुख सुविधा का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और परलोक संबंधी भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अपरा विद्या मतलब अपना, अपरा मतलब अपना, जो अपने बारे में बताए, जो हमको दिख रहा है वो अपरा विद्या। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और जो वेदांग, वेदांग की संख्या कितनी? 6 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सब अपरा विद्या है, ठीक है, जो अपने बारे में ज्ञान बताते हैं। इसके अंतर्गत सभी ज्ञान आ जाते हैं, चाहे वो सांसारिक हो या पारलौकिक। कुल मिला के अपरा विद्या में ऐसा है कि सबसे पहले अपने बारे में जानना है और अपने बारे में जानने के साथ साथ परलोक के बारे में भी जानना है। लेकिन जो परा विद्या है उसमें केवल पराये लोगों के बारे में, मतलब स्वर्ग है, मृत्यु है, जो हमको नहीं पता है, उसके बारे में जानना है। यहाँ पे अगले बिंदु के बारे में हम पढ़ेंगे, प्राचीन काल में आचार्य या गुरु के प्रकार। तो आचार्य होते थे मनुस्मृति के अनुसार जो ब्राह्मण विद्वान शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कार कर उसे वेद, उपनिषद और अन्य वेद शाखा का ज्ञान देता था, उसे आचार्य। आचार्य क्या करते थे? जो भी बालक आपके पास आया है उसका क्या करेंगे? यज्ञोपवीत संस्कार करेंगे और उसको वेद, उपनिषद और अन्य वेदों का ज्ञान देंगे, वो आचार्य कहलाएगा। उनके बाद उपाध्याय किसे कहते हैं? वह ब्राह्मण जो शिष्यों से दक्षिणा, उपहार, धन लेकर उन्हें दीक्षा देता था तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता था, उपाध्याय कहलाता था। उपाध्याय होने के लिए कम से कम 10 वर्ष भिक्षु जीवन व्यतीत करना पड़ता था। देखिए, आचार्य क्या है? यज्ञोपवीत संस्कार करता है। लेकिन ये जो उपाध्याय जी है, ये क्या करते थे? ये वे ब्राह्मण होते थे जो शिष्यों से दक्षिणा, उपहार भी लेते थे, धन भी लेते थे और फिर इस धन से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और तब उस बच्चे को शिक्षा देते थे। लेकिन इसकी भी एक शर्त थी कि 10 वर्ष तक उन्हें भिक्षु जीवन व्यतीत करना पड़ता था। प्रवक्ता किन्हें कहते थे? ब्राह्मण ग्रंथ, स्रोत सूत्र, शाखा ग्रंथ आदि प्रोक्त साहित्य का ज्ञान देने वाला प्रवक्ता। प्रवक्ता मतलब बोलने वाला, जो ज्ञान देता है। अध्यापक वैज्ञानिक एवं लौकिक साहित्य का ज्ञान प्रदान करने वाले शिक्षक को अध्यापक कहते थे। गुरु कौन होते थे? जो गृहस्थ विद्वान शिक्षा प्रदान करता था, गुरु। जो गृहस्थ विद्वान शिक्षा प्रदान करते थे वे गुरु कहलाते थे। श्रोत्रिय किसे कहते थे? ऐसे अध्यापक जो वेद की शाखाओं को कंठस्थ करने के लिए छात्रों को दीक्षा देते थे। श्रोत्रिय मतलब कंठस्थ कर लेना है आपको। ऋत्विक संकल्प पूर्वक पाद पूजा कराकर यज्ञ आदि कराता था, वो ऋत्विक कहलाता था। चरक जो अध्यापक देश में भ्रमण कर ज्ञान का प्रसार करते थे। उपनिषद काल के आरुणि ऐसे ही चरक अध्यापक थे। चरक क्या होते थे? जो भ्रमण करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, फिर ज्ञान का प्रसार करते थे, ठीक है। एक उदाहरण यदि पूछा जाए तो उपनिषद काल के जो आरुणि थे ऐसे ही चरक अध्यापक थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक अगले बिंदु अगले वीडियो में देखा जाएगा। आपने यदि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर 38 डेज़ का टारगेट चल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।